जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं शार्प फोकस का एक नया एपिसोड। दोस्तों, बात 6 दिसंबर की है और नागालैंड में एक जगह है मौन, जहां पे फायरिंग हुई, कुछ सिविलियंस मारे गए, कई फौजी जख्मी हुए और एक फौजी वीरगति को प्राप्त हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेजर साहब 6 तारीख का आज आप इतने 10-12 दिन के बाद ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। बीच में आपको पता ही है दोस्तों कि हमने प्लान बनाया था, फिर वो जनरल बिपिन रावत, मिसेस रावत और हमारे और जो भाई इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बहुत दुखद वाकया सामने आया, तो फिर दिमाग उधर ही लग गया अपना। उसके बारे में भी मैं चाह रहा था कि वीडियो बनाऊं श्रद्धांजलि के तौर पे, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो ज़रूर बनाऊंगा मैं, लेकिन इतने लोग आए मिलने के लिए और पूरे भारत में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अपना घर परिवार वाला कोई खो दिया है। और मेरे पास कई 100 फ़ोन कॉल आए कि हो कैसे गया। तो मैंने समझाने की कोशिश करी कि साहब, मैं एयरफोर्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स की, या फिक्स विंग हो या हेलीकॉप्टर हो, मुझे इतनी समझ नहीं है इसके बारे में। एंड लेट्स वेट फॉर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो इन सब चीज़ों में लगा रहा। मेरा इंटेंशन यही था, मैं चाहता यही था कि नागालैंड का जो वाकया हुआ है इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं और ये समझाने की कोशिश करूं कि ये हुआ कैसे, ये था क्या। देखिए साहब, तकरीबन 13 सिविलियंस मारे गए और एक फौजी वीरगति को प्राप्त हो गया। सिविलियंस का कहीं पर भी सिविलियंस की डेथ हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ये नहीं होता है कि साहब सिविलियंस मार दिए, ये हो गया, वो हो गया। सो दीज थिंग्स शुड नॉट टेक प्लेस और ये गलत चीज़ है। लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है कि ये हुआ क्यों आखिर। ऐसा हुआ क्या था नागालैंड में। क्या ऐसा था कि फौज ने सबको बोला कि आ जाओ और हम तुम्हें गोली मारेंगे? क्या ऐसा हुआ था? या फिर ऐसा कि फौज ने बोला कि नहीं साहब, ये परेशान करते हैं, चलो आज लेट्स सॉर्ट देम आउट टाइप ना, कि आज दिखाते हैं इनको। क्या ऐसा हुआ था? नहीं दोस्तों, कहानी कुछ और है। एंड दिस स्टोरी इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा कि मुझे कैसे पता है, क्यों पता है, लेकिन मुझे पता है। मैं ज्यादा लोगों का नाम भी नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं वाकया हुआ कैसे। बात यह है कि 6 दिसंबर 2021 की बात है। मौन, नागालैंड में आर्मी की यूनिट को, एक फौजी टुकड़ी को लगातार ये इंटेलिजेंस आ रही थी, लगातार खुफिया विभाग से एक सूचना मिल रही थी कि इस रोड पे तकरीबन इस समय, इस तारीख को तकरीबन 8 मिलिटेंट्स आएंगे। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। लोग कहते हैं साहब इंटेलिजेंस कैसी होती है, ये लोगों ने फिल्में बहुत देखी होती हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंटेलिजेंस का कुछ नहीं पता, आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि साहब इस एरिया में ऐसा होगा। अब कब होगा एग्जैक्टली ये बहुत कम पता लग पाता है। एग्जैक्ट इंटेलिजेंस बहुत कम मिलती है, एंड इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो जो आप लोगों ने, अगर हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा किसी नॉवल में या कुछ फिल्मों में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको बिल्कुल यह पता लग जाए कि साहब इतने बजे। वो होता है लेकिन बहुत कम, वो रेयर है। ज्यादातर इंटेलिजेंस ब्रॉड बेस्ड होती है, खासतौर से ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो क्या हुआ यहां पे कि दोस्तों, यह पता लग रहा था कि 8 लोग आएंगे। यह बात तय थी कि 8 लोग आएंगे, उनके पास हथियार होंगे, वो लगभग ऐसी वैसी गाड़ियों में होंगे। लगभग इस तरीके की गाड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होगी। जाहिर सी बात है 8 लोग बैठेंगे, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होगी। और कुछ मोटे मोटे उनको फौजियों को पॉइंटर्स दिए गए कि साहब ये पक्की ईंटें आएंगे ही आएंगे। अब हुआ ये कि फौजी वहां पे बैठ गए अपनी ड्यूटी पे। उनके पास वेपन्स थे और वहां पे शाम का वक्त था। और आपको पता है कि जिसको हम पूर्वी उत्तर बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में सूरज जो है वो थोड़ा सा जल्दी, जिसको कहते हैं कि ढलना शुरू हो जाता है। पूरे दुनिया से जो हमारा पूरा देश है, या पूरा इस जगह है, पूरा वेस्ट की तरफ आप फिर
उसको आप अफगानिस्तान की साइड भी ले लीजिए और आगे भी, यहां पे सबसे पहले सूरज ढलेगा नॉर्थ ईस्ट में, तो या ईस्टर्न साइड में ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये तय है। तो यहां पे जब सूरज ढला तो वैसे ही थोड़ा सा जो लाइटिंग थी वो बहुत खराब थी। अच्छा, एक ऐसा वक्त आता है, लोगों के पास क्या नॉलेज होती नहीं है, नॉलेज होती नहीं, और सबको सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर दिया है कि जो तुम्हारे दिमाग में आए वो बोलो, तो लोग अपने अपने हिसाब से। अब मैं आपको यह बताता हूं कि लोगों ने यह भी बोला, इसके पहले मैं इंसिडेंट के बारे में बताऊं, मैं आपको बताता हूं, लोगों ने यह बोला साहब फौजी क्यों नहीं उनको पहचान पाए, क्या इनकी ट्रेनिंग इतनी खराब थी, है ना, क्या इनकी ट्रेनिंग इतनी खराब थी, क्या इनके पास नाइट विजन डिवाइस नहीं थी। नाइट विजन डिवाइस, ये जो आधा उजाला और आधा अंधेरा होता है दोस्तों, इस वक्त ना नाइट विजन डिवाइस कारगर नहीं होती। इधर आपको आंखों से ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि है कौन। अब क्या हुआ कि जो मुझे पता लगा है, जो मुझे स्टोरी पता लगी है, और एज आई सेड फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जो फौजी हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें हॉर्स कौन है आपको पता लग जाएगा। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, इन्होंने रोका गाड़ी को जब इनको पता लगा कि ऐसे लोग हैं, और इनको दूर से ऐसा पता लगा कि इनके पास हथियार हो सकते हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, तो गाड़ी नहीं रुकी। यह भी हो सकता है कि गाड़ी वालों को फौजी ना दिखाई दिए हों, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि जानबूझ के ना रोकी हो, यह भी हो सकता है कि फौजियों की गलती हो, यह हो सकता है कि उस गाड़ी के अंदर जो सिविलियंस थे उनकी गलती हो। यह तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खत्म होगी हमें तभी पता लगेगा भाई गलती किसकी थी। अब दोस्तों हुआ यह कि यह गाड़ी पहली बार नहीं रुकी, दूसरी बार नहीं रुकी, तो फिर फौजियों ने फायर करा। उन्होंने फायर करा गाड़ी पर। गाड़ी से जब लोग निकले बाहर तो एक के हाथ में राइफल थी। अब बाद में पता लगा, जब सब कुछ हो गया, जब वो मर गए, तब पता लगा कि ये शिकारी थे, ये हंटर्स थे जो वहां पे हंटिंग कर रहे थे। अब मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा कि हंटिंग गैर कानूनी है या नहीं है, वो हमारा बहस का मुद्दा है नहीं। बात यह है कि फौजियों के दिमाग में 3-4 चीजें एक साथ आई। नंबर 1, खुफिया जानकारी यह कहती है कि यहां से तकरीबन 8 लोग हथियारबंद निकलेंगे और वो एक आतंकवादी या मिलिटेंट संगठन के होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, शाम का वक्त। तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट का माहौल, जहां पे हमें इस तरीके से दिखता है कि सूरज ढल रहा है और धुंधली सी चीजें दिखाई दे रही हैं, विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर, नाइट विजन डिवाइस काम नहीं कर रहा, ये सब। और चौथी बात, उनके हाथ में एक्चुअली हथियार होना। वो शिकारी थे, वो 12 बोर हो सकती है या 315 हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हाथ में AK-47 थी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार थे जो दूर से इनको वेपन दिखाई दिए। तो जैसे इनको वेपन दिखाई दिए, इंटेलिजेंस की खबर, ठीक से ना दिखना, और द फैक्ट दैट दीज पीपल डिड नॉट स्टॉप, जब उनको रोका गया नहीं रुके, वहां पे फायरिंग शुरू हो गई। और क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स थे, हाईली स्पेशलाइज्ड, दीज वर नॉट इन्फेंट्री ट्रूप्स, ये जिन्होंने ये करा था ये इन्फेंट्री के नहीं थे, हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स नॉर्थ ईस्ट के। फायरिंग हुई और फायरिंग में ये सिविलियंस मारे गए। दुखद है, गलत है, मैं खुद एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर इस चीज को कंडेम करता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, वीडियो बनाने का जो मेरा कारण है वो ये है कि आप पूरे एक इसको जिसको कहते हैं ना, एक पर्सपेक्टिव में इसको देखें कि ये मामला है क्या। ये एक पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए कि हुआ क्यों। मैं आपको ये समझा रहा हूं हुआ क्यों। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी गलती थी या इसकी गलती थी, ये इनोसेंट है वो इनोसेंट है, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। जो सिविलियंस मरे बहुत बुरा हुआ, ठीक। अब दोस्तों हुआ ये कि ये कुछ इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए। स्टॉप! धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई, और वो जो फौजी गाड़ी थी, आप देख रहे हैं सफेद सी गाड़ी। अब आप ये मत पूछिएगा मुझसे कि फौज की गाड़ी जो हमने देखी है वो तो हरे रंग की होती है, ये सफेद गाड़ी कहां से आ गई। ये सफेद गाड़ी कहीं और से आ गई, लेकिन ये फौज की गाड़ी थी, और ये जो हैं ये हाईली ट्रेन ट्रूप्स थे। अब हुआ ये कि इस गाड़ी के आसपास लोग मारापीटी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा एक गांव इकट्ठा हो गया वहां पे। आर्मी वाले लगातार पुलिस को ये कह रहे थे फोन पे
कि आप आइए आइए आइए, यहां से कॉल्स करें। पुलिस ने बोला, नागालैंड पुलिस ने, कि हम आ रहे हैं, डोंट वरी, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। लेकिन पुलिस वहां पे नहीं आई। 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, पुलिस वहां पे आई नहीं। और भीड़ इकट्ठा होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। अब यहां पे जो ट्रूप्स थे आर्मी के, इन्होंने क्या करा कि अपनी जो राइफल्स थी, जो इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे इनके पास, ये मेरे हिसाब से एके होगी या टेवोर होगी इनके पास, मुझे नहीं पता, और टेवोर ही रखते हैं। सो इन्होंने वेपन अपने स्लिंग कर लिए ऐसे, और हाथ इनके खाली थे। और ये जो भीड़ थी ना, क्राउड को ये समझाने लगे कि देखिए पुलिस को आने दीजिए, मामला सॉल्व करते हैं, और समझाने लगे। अब हुआ ये कि उस बीच में भीड़ उग्र होने लगी। इनके हथियार अभी नीचे ही थे, क्योंकि इन्होंने ये देख के कि सिविलियंस हैं, इन्होंने हथियार अपने नीचे कर दिए, और ये भीड़ को समझा रहे थे। धक्का मुक्की होने लगा, कॉलर पकड़ के, और हाथापाई शुरू हो गई। बीच में भीड़ से एक आदमी निकला, और दाह, ये फोटोग्राफ देखिए, ये दाह एक हथियार होता है और इतना बड़ा, और नॉर्थ ईस्ट में बड़ा चलता है। दाह से एक फौजी का गला काट दिया, फौजी का गला काट दिया। उसका नाम था पैराट्रूपर गौतम। पैराट्रूपर गौतम का गला काट दिया, और बाकी फौजियों पे दाह से अटैक करा। इनके हथियार अभी तक नीचे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इनके वेपन्स पॉइंटेड नहीं है, क्योंकि ये चाहते थे कि मामला शांति से सलट जाए। अभी तक पुलिस नहीं आई। कब फोन करा था, अभी तक नागालैंड पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। और मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची, यह बात सच है। बॉडीज वहीं पे पड़ी थी। इन लोगों को लगा, फौजियों को, कि बॉडीज को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, फिर पुलिस हैंडओवर करेगी। ठीक है, पुलिस हैंडओवर करेगी रिलेटिव्स को, फिर उसको जो भी करना है, अंतिम संस्कार उनका या मेडिकल के लिए ले जाना है, जो भी करना है वो पुलिस करवाएगी, क्योंकि काम पुलिस का, फौज का नहीं है। लेकिन पुलिस वहां पे नहीं पहुंची, भीड़ उग्र हो गई। पैराट्रूपर गौतम की गर्दन काट दी, यहां से स्लिट कर दिया उसका थ्रोट, और 1, 2 और 3 लोगों को और दाह के साथ अटैक करा। हाथ पे, पसलियों पे, सर पे दाह से अटैक करना शुरू करा। इस वक्त फौजियों को हुक्म मिला, फायर, क्योंकि अब जान पे बनाई थी। उन्होंने निकाला अपना वेपन और फायर शुरू हो गए। टोटल गाड़ी से और भीड़ से मिला के 13 सिविलियंस की मौत हो गई। तो साहब बड़ी अफरा तफरी हो गई इसमें कि कैसे हो गया, क्या हो गया। और एज यूजुअल डिमांड्स आने लगी लोगों की। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज कूद गई, तृणमूल कांग्रेस कूद गई इसमें। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस को भी हक है अपना बयान करने का, और बाकी लोग भी इसमें कूद गए बीच में कि फौजियों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए सब, इसमें 2-3 चीजें हैं। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, जिसने गलती करी उसको तो सजा मिलेगी, और फौज ही देगी। फौज वेट नहीं करती कि सिविलियंस आएंगे और यहाँ पे नेता अपने प्लेकार्ड लेके कुछ करेंगे, ह्यूमन राइट्स वाले। फौज खुद ही कर देती है जो भी करना है। लेकिन मैं आपको बताने का एक मेरा मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाए कि मामला चल क्या रहा है, ये है क्या पूरा मामला। दोस्तों, ऐसा है कि पहली चीज तो इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस कभी आपको पूरी नहीं मिलती। बहुत रेयर है कि आपको प्रिसाइज इंटेलिजेंस मिल जाएगी कि इस तारीख को इतने बजे यहां से इतने लोग आएंगे इस एरिया में। मुझे तो नहीं याद कि कभी मेरा जो सर्विस का काल था वो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे नहीं याद कि जम्मू कश्मीर में कभी हम लोग थे और हमें इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिली हो। आपके पास लाख टेक्नोलॉजी हो, आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कम मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन कम मिलती है। अनलेस आपने बिल्कुल किसी का फोन ही हैक कर लिया और आप सिग्नल्स इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के द्वारा। ह्यूमन इंटेलिजेंस थोड़ा सा इफी रहता है, जबकि डिपेंड हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा करते हैं, क्योंकि बंदा अपनी आंखों से देखता है तो एनालाइज करके बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, न्यूज देता है, व्यूज देता है, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। अब यह हुआ है कि आप देखिए, इंफॉर्मेशन उनको जैसी भी मिली, उनको खुफिया जानकारी मिली, उनको ऐसा लगा वो टेररिस्ट हैं। जब वो नहीं रुके तो थोड़ा सा और उनका यकीन में बदल गया कि हाँ हो सकता है यही हो। फिर वो जब गाड़ी से निकले, उनके हाथ में हथियार, उनको कंफर्म हो गया कि टेररिस्ट है। अब गलती तो हुई है फौज से, गलती हुई है फौज से। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी वालों से गलती नहीं हुई है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, लेकिन वो कैसे गलती हुई,
वो गलती क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या थे। अब ये कारण बताने से ऐसा तो अब लोग बोलेंगे साहब कि जिसका घर वाला मर गया है वो वापस तो नहीं आएगा। हां ये ठीक है, वो नहीं वापस आएगा, गौतम भी वापस नहीं आएगा, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। एक्चुअली दैट्स नॉट ऑल राइट, बट है, जिंदगी है, किस्मत है, ऐसा होता है। तो अब दोस्तों हो यह गया कि अब ये 13 सिविलियंस की डेथ हो गई और पैराट्रूपर गौतम शहीद हो गया। बात क्या हुई यहां पे, नेता पहुंच गए वहां पे कि ये वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करो, फौज को हटाओ। ये तो दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है क्या, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जब एक इलाके को डिस्टर्ब्ड करार कर दिया जाता है तो वहां पे आफ्टर ड्यू वार्निंग एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन ऑर्डर शूट टू किल। वो अरेस्ट कर सकता है, वो प्रेमिसेस को सर्च कर सकता है और किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि आर्मी को ऐसे पावर्स दिए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। मैं चाहता हूं कि आप जाएं और इसको जरा पढ़ें इंटरनेट पे, आफ्सपा है क्या। कई लोग इसको काला कानून, पीला कानून, नीला कानून, पता नहीं क्या क्या अपने हिसाब से। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आफ्सपा का दुरुपयोग हुआ है? हाँ जरूर, जहां पे इंसान है, क्योंकि फौजी भी इंसान है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों से गलतियां नहीं होती, बिल्कुल हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी। लेकिन आफ्सपा क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो हम फौजियों को ये स्पेशल पावर्स देते हैं, फौजियों के पास इख्तियार नहीं है, फौजियों के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट करें। आफ्सपा में कर सकते हैं। फौजी को ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को गोली मारें, आफ्सपा में मार सकते अंडर सर्टेन कंडीशंस। मैं बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, अंडर सर्टेन कंडीशंस। फौजी को ये नहीं कि दिल्ली में किसी के घर में घुस के अरेस्ट करे, या फिर दिल्ली में किसी के घर में, या बैंगलोर में, या कैलकाटा में किसी के घर में घुस जाए और सर्च करे। नहीं, आफ्सपा के अंडर कर सकता है वो, क्योंकि दीज आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये स्पेशल पावर्स हैं फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वो एरिया डिस्टर्ब करार कर दिया गया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप जो देख रहे हैं प्रोग्राम, दोस्तों ऐसा है कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है ना, तो पुलिस को बुला लेते हैं वो लोग। आपने देखा ही होगा, फिर पुलिस आती है, डंडे शंडे चलाती है, लोगों को टाइट करती है। जब उपद्रवी बढ़ जाते हैं आगे, जब पुलिस फेल हो जाती है तो लोग सीपीओस को, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह को बुलाती है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस को, असम राइफल्स हो गए, इनको उस हालत में बुलाया जाता है। लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। अब भगवान ना करे, और मैं कह रहा हूं, मैं 100 बार कह रहा हूं, भगवान ना करे, वो दिन सोचिए जिस दिन इंडियन आर्मी फेल हो गई। ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोचिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इंडियन आर्मी फेल हो गई, आप किसको बुलाएंगे? आप किसको? कोई सुपर आर्मी पीछे खड़ी है, कोई डेडली आर्मी पीछे खड़ी है इंडियन आर्मी के, जो कहते हैं अगर इंडियन आर्मी फेल होगी तो हम लोग आ जाएंगे। द इंडियन आर्मी इज द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट। इसके पीछे, इंडियन आर्मी के पीछे कोई नहीं है। देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली। भगवान ना करे, भगवान ना करे, जिस दिन इंडियन आर्मी फेल हो गई, आपके पास एज अ नेशन, एज अ कंट्री, बतौर मुल्क, आपके पास कोई और ताकत नहीं है जो चीजों के साथ डील कर सके। प्राकृतिक आपदा हो कोई भी, यानी अर्थक्वेक हो गई, सुनामी हो गई, बाढ़ आ गई, आप फौज को याद करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिला लीजिए सबको। क्यों? क्योंकि फाइनल बटन यही है, फाइनल बटन यही है, यही दिस इज जिसको कहते हैं ना कि ये रामबाण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो फौज को बुलाओ, फौज काम कर देगी। चाहे वो रेलवे का ब्रिज हो बॉम्बे में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स से कुछ दिन पहले एक ब्रिज टूट जाता है और ऐसा लगता है कि यार पूरे देश की बेइज्जती हो जाएगी यार अगर बाहर वाले लोग आएंगे, और चाहे बच्चा, प्रिंस उसका नाम है बच्चे का, चाहे बच्चा बोरवेल में गिर जाता है, चाहे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, चाहे देश के दुश्मनों से लड़ने की बात है, चाहे बाढ़ की बात है, सूखे की बात है, आपको फौज ही याद आती है उस वक्त, क्योंकि फौज ही है जो इस चीज को कर देगी। फौज ये नहीं बोलेगी साहब इसमें हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हमें पता नहीं है काम कैसे करना है। ये बहाने आपको इंडियन आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से नहीं मिलेंगे। यू टेल देम डू दिस, दे विल गेट इट डन समहाउ, दे विल मैनेज इट, दे विल गेट इट डन एंड एट एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्सीलेंस और डिलीवरी। ये लोग कर देंगे, क्योंकि माइंडसेट है, एक ईथॉस है, एक डीएनए है। वापस हम नागालैंड की तरफ आते हैं, इसमें गलती किसकी है? अब देखिए साहब, ऐसा है कि जहां तक बात है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को वापस करना, आप वापस कर लीजिए, आप वापस कर लीजिए।
अगर मुख्यमंत्री नागालैंड को इतना दुख हो रहा है तो वापस कर लीजिए साहब, दुख हमें भी है, लेकिन अगर आपको फौज से इतनी प्रॉब्लम है, आप ठीक है, आप बोल दीजिए हमें आर्मी नहीं चाहिए, नागालैंड पुलिस संभाल लेगी। लेकिन आप बोलिए फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आर्मी है क्यों वहां पे? किसने बुलाया फौज को? किसने बुलाया फौज को? फौज कभी भी सिविलियन लीडरशिप के इन्विटेशन के बगैर नहीं आती कहीं पे। इवन जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तब भी सिविलियन लीडरशिप अपने हाथ खड़े करती है, कहती है बॉस हमारे बस का नहीं है, तुम आओ, तब फौज आती है। द आर्मी कम्स ऑन इन्विटेशन। आप बोल दीजिए इंडियन आर्मी को यार यू आर नॉट वेलकम, हम समझ लेंगे खुद। ये जो 12-13 टेररिस्ट ग्रुप्स घूम रहे हैं ना, दर्जन भर, जिसमें से हैं 3-4 एक्चुअली जो बड़े हैं, आप बात करिए उनसे, आप सॉर्ट आउट करिए, तब आपको इंडियन आर्मी चाहिए। देखिए मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि इसमें फौज की गलती नहीं है, इसमें फौज की गलती है। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे उसकी गलती है, और जिसने गलती करी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन माई मैसेज इज टू दोज पीपल हु आर वेरी क्विक टू जज, अरे फौजी ये हैं, ऐसे गलत लोग हैं, यार ये आफ्सपा क्यों लगा दिया? मत लगाओ आफ्सपा, हटा दो फौज को। कल जब पूरा का पूरा स्टेट एनएससीएन के हाथ में पहुंच जाएगा, फिर घुटनों पे यही नेता, यही पॉलिटिशियंस घुटनों के बल साउथ ब्लॉक जाएंगे और बोलेंगे माई बाप बचा लो, गलती हो गई। कितनी फौजियों ने बलिदान दिए वहां पे कि वो एरिया भारत का बना रहे। आपको क्या लगता है ये जो वहां पे दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको हथियार कहां से आते हैं? उनके पास पैसा कहां से आता है? उनको हथियार सप्लाई कौन करता है? चाइना। लेट्स टेक नेम्स ना, नाम लेने से क्यों क्या डरना हमको? चाइना उनको सप्लाई करता है। चाइना चाहता है कि आपके मुल्क में कुछ दिक्कत होती रहे, चाइना चुपचाप सप्लाई करता है, चुपचाप वहां पे वेपन्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, कहीं और मिलती है, म्यांमार के अंदर मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना जाते हैं वीजा लेकर वहां पे ट्रेनिंग करके शंघाई से आते हैं, नहीं, इनके कैंप्स म्यांमार के अंदर है। इसीलिए जब कोर कमांडर थे, जब जनरल बिपिन रावत ने व्हेन ही वाज को कमांडर 3 कोर, जब वो स्पेशल फोर्सेस की रेड करवाई थी, जब बहुत सारे ये लोग मारे गए थे म्यांमार के अंदर, तो है इनके बेसिस वहां पे, ये करवाते हैं ऐसा। और इनको पता है कि ये हमें धक्का देते रहेंगे, फौजियों को मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। अगर हल्का सा फौजी ने वापस जवाब दिया तो ह्यूमन राइट्स का केस हो जाता है फिर। और फौजी को टांगना साहब सबसे आसान होता है, जेल में डालो फौजी है, इसको डालो जेल में, डालो जेल में, उसको सजा दो, वो ठीक है, गलती करिए, सजा मिलेगी, कोई मना नहीं कर रहा। My condolences to all the civilians who have died, and my condolences also to the family of Paratrooper Gautam. इसके पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें। ये गौतम का अंतिम संस्कार है। फाउंडेशन आपने देखा दोस्तों, मीडिया आपको ना कई सारी चीजें दिखाता नहीं है। एक तरफ का नैरेटिव, गलत हुआ मौन में, सिविलियंस मरे, गलत हुआ, लेकिन जो इस पूरे एक्शन के बाद सिविलियंस ने एक असम राइफल की पूरी सीओ भी जला दी, क्या वो ठीक था? मैं आपसे पूछता हूं, उन असम राइफल्स वालों का क्या दोष था? उनका पूरा कंपनी का लोकेशन फूंक दिया। ये देखिए वीडियो। ये सब कुछ लगातार दर लगातार होता चला आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और फौज को बोला जा रहा है कि ऐसे माहौल में ऑपरेट करो जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और फौज कर रही है, फौज कर रही है। लेकिन जब भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, और मैं आर्मी के जो आला कमान है, आर्मी के जो सीनियर्स हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सर, आपकी तो जितनी आपने छुट्टी ली है लाइफ में, उतनी तो मेरी नौकरी नहीं है टोटल। यू आर वेरी वेरी सीनियर टू मी सर। आप जरूर पनिश करिए सर, अगर इन हमारे
भाइयों से गलती हुई है, दे मस्ट बी पनिश्ड, इसमें कोई शक नहीं है सर। नोबडी कैन कंडोन सिविलियन किलिंग्स, लेकिन आप ये देखिएगा कि अंडर विच सर्कमस्टेंसेस दिस वाज डन सर, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस दिस वाज डन। एंड ऑल्सो आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि लेट इट नॉट बी एन एकेडमी टाइप पनिशमेंट। ये प्लीज ये मत कर दीजिएगा एकेडमी टाइप पनिशमेंट कि एक प्लाटून या एक कंपनी में एक किसी जेंटलमैन कैडेट ने गलती करी तो सबको रगड़ दिया। दैट यूनिट इज अ स्पेशल यूनिट, इट्स अ ग्रेट यूनिट, इट्स अ फैंटास्टिक यूनिट एंड इट्स गॉट अ वेरी वेरी क्लीन रिकॉर्ड। नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस करती है, जोरहाट में बेस्ड है। इट्स अ वेरी गुड यूनिट, बहुत जबरदस्त यूनिट है। मेरा एक कोर्समेट है, मेरे कोर्समेट ने वो यूनिट कमांड करी है। मैं यहां पे नाम किसी के नहीं ले रहा, लेकिन वो जो मेरा कोर्समेट है, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड। और ये जो यूनिट है बहुत जबरदस्त यूनिट है। हो सकता है कुछ लोगों की गलतियों, फॉल्ट इन जजमेंट हो जाता है ना, एक जजमेंट का फॉल्ट हो जाता है जब आपको पता है कि धुंध है, ये है, वो है, वहां पे हड़बड़ी में हो गया, ठीक है। लेकिन द यूनिट एज सच इज नॉट एट फॉल्ट। सम इंडिविजुअल्स कुड बी एट फॉल्ट, हो सकता है कुछ लोगों की गलती हो, ठीक है, पता लगाया जाए और उनको पनिश भी करा जाए। लेकिन वो जो सिविलियंस हैं जिन्होंने पैराट्रूपर गौतम का गला काटा और बाकी लोगों पर अटैक करा, कंपनी बेस को फूंक दिया असम राइफल्स के, ये यूनिट जिसका पैराट्रूपर गौतम है, ये ऑब्वियसली असम राइफल्स का नहीं है, ये अलग यूनिट है, असम राइफल्स अलग है। असम राइफल्स इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, दिस इज इंडियन आर्मी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि उन सिविलियंस का, क्या नेता यह भी बोलेंगे कि जिन सिविलियंस ने पैराट्रूपर गौतम का गला काटा, बाकी पैराट्रूपर्स के ऊपर दाह से हमला करा, एक पूरी कंपनी का बेस असम राइफल्स का जला दिया, क्या कोई बोलेगा कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सिविलियंस के ऊपर? केस तो रजिस्टर करवा लिया आपने, एफआईआर काट दिया, लेकिन क्या उनको सजा मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को सजा मिलेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेताओं के लिए फौजियों की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं साहब, वोट तो चाहिए उन लोगों से, वोट चाहिए। तो फौजी मरता मरना तो कोई दिक्कत नहीं है, फौजी जेल में जाता है, जाने दो, सड़ेगा सड़ेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, सॉरी फॉर साउंडिंग सो सिनिकल, बट आई डोंट थिंक एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ। सच में किसी को रुचि नहीं है, सबको कन्वीनियंस में रुचि है, कन्वीनियंस। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मौन का जो हादसा हुआ है उसमें जो 13 सिविलियंस मारे गए हैं, उनके परिवार को मेरे कॉन्डोलेंसेस, और जो हमारा भाई पैराट्रूपर गौतम शहीद हुआ है उसके परिवार को हमारे कॉन्डोलेंसेस। और जो लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं उस यूनिट के, जिनको बहुत गंभीर चोटें लगी हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और जब स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना कि वो मारे गए और ऐसा हो गया, और हम उनके लिए 5 लाख 10 लाख रुपए अनाउंस कर रहे हैं, वो जो फौजी है ना, वो आपके बुलावे पे आपके स्टेट में आया है। उसके लिए कुछ सोचा आपने? नहीं सोचा ना, नहीं सोचा, क्योंकि गौतम तो वोट देगा नहीं। गौतम जिंदा ही नहीं रहा तो गौतम वोट कहां से देगा? और ऐसे ही फौजी शहीद होता रहेगा बॉर्डर पे या काउंटर इंसर्जेंसी में, उसको तो आप कुछ समझते ही नहीं। पॉलिटिशियंस थिंक ऑफ देम एज कैनन फॉडर, कि भाई मरता है फौजी, मरे, हमें क्या फर्क पड़ता है। कभी उसके बारे में भी सोच लीजिए साहब, वो आपको जानता नहीं है, वो आपका नाम तक नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपके लिए अपनी जान न्यौछावर करता है। सोचने वाली बात है। जय हिंद, भारत माता की जय।